एपिसोड स्टार्ट होता है। इलियन को देखते हैं जो वापस जा रहा था और सेड्रिक से कहता है, सेड्रिक तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी काम है, रोना को ढूंढना बंद कर दो और एलिशिया यूतर के बारे में जानकारी इकट्ठा करो और जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी मुझे बताओ। नेक्स्ट सीन देखते हैं, इलियन मेंशन में था और एलिशिया के वांटेड पोस्टर को देख रहा था। फिर जानकारी को देखते हुए कहता है, अच्छा तो ये अफवाह थी कि ये 6 महीने पहले गायब हो गई थी, क्योंकि 6 महीने पहले इस पर अटैक करा गया था, लेकिन 2 हफ्ते पहले इसकी हेल्थ ठीक हुई है, इसे हाडुंशा से निकाल दिया गया है और इसे एमनीशिया हो गया है। टाइमिंग एकदम परफेक्टली मैच करती है। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ये एक ऐसा नृत्य था जिसने हमें अनएक्सपेक्टेड जगह पर मिला दिया, और सबसे बड़ी बात उस अजीब इंपीरियल पैलेस में। अगर सच कहूँ तो मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था, लेकिन ये एक सही फैसला निकला। अगर सच कहूँ तो मुझे एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। थ्रोन में बैठे जाने के लिए मैं दूसरी लाइन में खड़ा हुआ हूँ। हैरिंगटन फैमिली में मेरी यही पोजीशन है। डर के गुणों वाला लड़का पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ एक ही बार पैदा होता है, के बाद उसे एम्परर बना दिया जाता है। ये एक ऐसा रूल है जो कि एम्पायर में नहीं तोड़ा जाता। फिर 1000 साल बाद एक ऐसा बच्चा ओडर फैमिली में पैदा हुआ और वो मैं था। मेरा एग्जिस्टेंस एक वॉर का कारण बन सकता था। मैं अपने कजन के बहुत ज्यादा क्लोज था जो कि थ्रोन पर बैठने के लिए सबसे बेहतर था, लेकिन हमेशा से ऐसा होता आया है। इसमें साबिल की कोई भी गलती नहीं थी, ना ही इसमें मेरी बॉडी की गलती थी और ना ही ये मेरी इच्छा थी। ये उन लोगों की समस्या थी जो परंपरा और ईश्वर की इच्छा से अंधे हो चुके थे। लोग एम्परर को ये बताने लगी, योर मैजेस्टी एक ऑर्डर ही बस एम्परर बन सकता है। आपको पता है ना, ये लॉ चलता आया है कि एक ऑर्डर ही थ्रोन पर बैठेगा। इलियन सोचता है, अगर आपको लगता है कि एडवाइजर की राय मायने नहीं रखती तो आप गलत हैं। फिर मैं इंपीरियल पैलेस में बार बार जाने से अनकंफर्टेबल महसूस करता था, इसीलिए मैंने अपना ज्यादातर वक्त जंग के मैदान में बिताया। वहाँ पर मुझे एम्परर की सुरक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और मैं इस बार भी इंपीरियल पैलेस इसीलिए गया था क्योंकि मुझे इस एग्रीमेंट की जरूरत थी। अगर मेरे स्टेटस को आगे लाने की कोई भी जरूरत नहीं है तो फिर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, और शायद इसी वजह से आज मैं रोना को ढूंढ पाया। तो शायद से मुझे इस बात को एक विरासत के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए। ये सब कुछ सरासर झूठ था। और फिर वो याद करने लगता है जब वो इंपीरियल पैलेस में एलिशिया से टकराया था। उसकी मॉम ने जब उसे आवाज लगाकर बुलाया था तो एलिशिया ने जवाब दिया था कि वो आ रही है। इलियन सोचता है, ये जानी पहचानी आवाज, ये वो आवाज है जिससे मेरी दिन की शुरुआत होती थी। ये रोना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारी आवाज को पहचानूं नहीं। किसी इंसान से भी ज्यादा मैंने तुम्हारी आवाज को याद करा है, और मैं किसी से भी ज्यादा आगे भी इस आवाज को सुनना चाहता हूँ। फिर वो प्रेजेंट में कहता है, रेड हेयर पर्पल आईज, लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? एलिशिया यूतर, तुम्हारी तरह तुम्हारा नाम भी बहुत खूबसूरत है। तभी बर्नर्ड दरवाजा खटखटाता और इलियन कहता है, अंदर आ जाओ। बर्नर्ड आकर कहता है, योर हाइनेस, आप रात का डिनर कब करने वाले हैं? और ऐसा लगता है कि आज पहली बार आपने पैलेस में इतना वक्त बिताया था। आज मैं सही समय पर स्टेट पर नहीं पहुंच पाया था। यकीन है कि आपने वहाँ के स्वादिष्ट साइड डिश का आनंद लिया होगा। इलियन कहता है, बर्नर्ड मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बर्नर्ड कहता है, हाँ जो पूछना है पूछिए। इलियन कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि रोना कैसी दिखती थी? बर्नर्ड कहता है, रोना? आप लेडी रोना की बात कर रहे हैं? अगर मुझे सही सही याद है तो उनके बाल गोल्डन कलर के थे और उनकी पर्पल आईज थी। जब भी वो मुस्कुराती थी तो वो इनोसेंट और क्यूट सा फेस बनाती थी, और उन्होंने जितनी अपनी एज बताई थी उस हिसाब से वो ज्यादा यंग दिखती थी। वो इतनी ज्यादा प्रिटी थी कि कितने सर्वेंट उसके अंदर इंटरेस्ट लेने लगे थे। हाँ, लेकिन मैं ये बात बता सकता हूँ कि रोना को उनमें से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं था। इलियन कहता है, शायद मुझे तुम्हें गिल्ड क्रो समिट में साथ में ले जाना चाहिए था। खैर, मेरे पास उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आओ जब रोना यहाँ पर पहली बार आई थी। बर्नर्ड कहता है, जी ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। उसके जाने के बाद इलियन सोचता है, आखिर उसने इतने सारे झूठ क्यों बोले थे? ऐसा कोई भी रीजन नहीं था कि वो अपनी पहचान को छुपाए। क्या उसको ऐसा लग रहा था कि मेरी आंखें कभी नहीं ठीक होंगी? लेकिन इसके अलावा रोना ने सब लोगों से ज्यादा मेरा ख्याल रखा है, और सबसे बड़ी बात, उसकी बनाई हुई चाय से मेरी आंखें ठीक हो पाई हैं। लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? खैर, जब एक बार हमारी शादी हो जाएगी तब
तब हमारे पास बात करने के लिए काफी वक्त होगा। और ये बात इलियन ने बोली थी। ये सुनकर बर्नार्ड के हाथ से ट्रे गिर जाती है। वो हैरान होकर कहता है, क्या कहा? आपका मतलब शादी? आप शादी कर रहे हैं? लेकिन किसके साथ और इतनी अचानक से क्यों? इलियन उसकी बात का जवाब नहीं देता और बर्नार्ड कहता है, आखिर मेरे जाने के बाद ऐसा क्या हो गया था? इलियन कहता है, चलो चलकर डिनर करते। बर्नार्ड कहता है, यानी कि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे? सच में आप बहुत बुरे हैं, बहुत ज्यादा बुरे। नेक्स्ट सीन में एलिशा का मेंशन देखते हैं। उससे मिलने के लिए क्राउन प्रिंस साबिल आया था। एलिशा उसको देखकर सोचती है कि ये इंसान तो क्राउन प्रिंस है। साबिल कहता है कि एम्प्रेस ने मुझे बताया था कि एक यंग लेडी गार्डन में अकेली इंतजार कर रही है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं जाकर उसको कंपनी दूं, लेकिन मैं उस वक्त आ नहीं पाया था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी था। तो मुझे बुरा फील होने लगा कि मेरा ऐसे करने से तुम बहुत बोर हो गई होंगी। एलिशा कहती है, अच्छा ऐसा क्या? लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो सोचती है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि 2 चाय के कप टेबल के ऊपर क्यों रखे हुए थे। जैसे कि अफवाहें फैली हैं कि इलियन और ये एक जैसे दिखते हैं, और अफवाहों में ये भी कहा जाता है कि अगर पर्सनालिटी की बात करें तो ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट है। तभी साबिल कहता है, खैर मैंने सुना कि तुम्हारी याददाश्त चली गई, और मैंने ये भी सुना कि अब तुम्हारी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये सुनकर अच्छा लगा। वैसे मैं यहाँ पर अचानक आ गया तो क्या इससे तुम सरप्राइज हो गई थी? दरअसल एम्प्रेस ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं यंग लेडी के साथ थोड़ी जान पहचान बढ़ा लूं। एलिशा कहती है, क्या क्राउन प्रिंस और मैं? तभी साबिल कहता है, वो इस यूतर पैराडाइज की लिटिल फेरी का अपने पैलेस में स्वागत करना चाहती हैं। एलिशा को ये सुनकर एक झटका सा लगता है और वो सोचने लगती है, क्या यूतर फैमिली की लिटिल फेरी? ब्लाइंड ब्लीस फ्लावर नॉवल में कुछ कैरेक्टर्स थे, मेजर प्रोटैगनिस्ट से लेकर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जो कि मेन कैरेक्टर्स की मदद करेंगे, लेकिन सिर्फ कुछ ही थे जिनके बारे में अच्छे से नॉवल में बताया गया था, जो कि इस दुनिया को नेचुरली अपने बहाव में बहने देंगे। इसी तरह यूतर का ये पैराडाइज प्यार का सिंबल था, और इस पैराडाइज की लिटिल फेरी उनकी प्यारी बेटी एलिशा यूतर थी। हालांकि वो डायरेक्टली ब्लाइंड बीस्ट नॉवल में अपेयर नहीं हुई थी। 2 ही जगह है जहाँ पर उसकी कहानी के बारे में बताया गया है। फिर वो नॉवल के साबिल और करीना को याद करती है। साबिल ने कहा था, करीना मुझे नहीं लगता कि मैं अपना दिल और किसी को दे पाऊंगा। तुमने ये तो सुना ही होगा कि लेडी एलिशा यूतर को क्राउन प्रिंसेस के तौर पर चुना जा रहा है। वो मुझसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। मुझे लगा था कि ये प्यार है, लेकिन उसके प्यार से मुझे बहुत घुटन होती है और ऐसा लगता है कि मैं मर ही जाऊंगा। बताया जाता है करीना साबिल के लिए सिंपैथी फील करने लगती है। वो इस एम्पायर का क्राउन प्रिंस है, यहाँ तक कि एक नॉबल के दिल में भी गहरे घाव हो सकते हैं। करीना ने उसको समझते हुए अपना सर हिलाया। ये देखकर साबिल मुस्कुराया, और कहानी के हिसाब से करीना इलियन साबिल जब एक लव ट्रायंगल में थे, उस वक्त एलिशा पहले ही मर चुकी थी और दूसरी बार उसका नाम उसी वक्त मेंशन करा गया था। फिर देखते हैं कि एक मेड ने करीना को बताया था कि लेडी एलिशा को क्राउन प्रिंस ने मार डाला है। वो उसके झांसों में आ गई थी और उसके साथ बहुत सारी रातें बिता ली थी, लेकिन जब एलिशा प्रेग्नेंट हो गई थी तो क्राउन प्रिंस उसे इग्नोर करने लगा था। करीना कहती, ऐसा नहीं हो सकता, एलिशा तो क्राउन प्रिंसेस बनने वाली थी, तो ऐसा क्यों होगा? और इनने नाराजगी की नजरों से करीना की तरफ देखा कि जब से करीना आई है तब से सब कुछ गलत हो रहा है। एलिशा क्राउन प्रिंस से ऑब्सेस्ड थी, ये सब कुछ झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि इसका उल्टा था, वही एक जालिम इंसान था। और ऑरिन कहती है कि करीना भी एक दिन ऐसे ही भाग्य का सामना करेगी। एलिशा सोचती है, मुझे अभी ऐसी बात की फिक्र क्यों हो रही है जो कि नॉवल में बाद में होने वाला है? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि क्राउन प्रिंस की बातें ही नॉवल की आगे की बातों को ट्रिगर करेंगी? लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस बारे में कितना सोचूं, मुझे नहीं याद कि उस पार्ट में क्या हुआ था। 1 मिनट, जब मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो इस नॉवल में एलिशा का रोल है। साबिल उससे पूछता, एलिशा क्या तुम ठीक हो? एलिशा कहती, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे माफ कर देना, दरअसल मैं बहुत नर्वस हो गई थी। और वो सोचने लगती है, क्या ये सच है? जब क्राउन प्रिंस को करीना से प्यार हो जाएगा वो एलिशा को मार देगा क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। उस वक्त ड्रेस शॉप में भी ये काफी जबरदस्ती करने वाला लग रहा था, लेकिन ये इतना ज्यादा क्रूर तो नहीं लगता कि कुछ ऐसा कर दे। वहाँ पर एक लेडी आती है और कहती, योर हाइनेस, मेरा नाम ओजा है, मैं लेडी एलिशा की कंपेनियन हूँ। माफ कीजिएगा, आज यंग
यंग लेडी कुछ ठीक नहीं लग रही क्योंकि उनको ठीक हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। साबिल कहता है अच्छा ऐसा क्या, तो फिर मैं अगली बार आता हूँ। अगली बार मैं कैरेज भेज दूंगा ताकि फिर हम लोग पैलेस के गार्डन में आराम से घूम सके और कुछ बातें कर सके। फिर वो वहाँ से चला जाता है और तभी एलिशिया नीचे गिर जाती है और नीचे गिरते ही वो बेहोश हो जाती है। फिर क्राउन प्रिंस कैरेज के पास आता है और कैरेज मैन उससे कहता है योर हाइनेस आप तो काफी अच्छे मूड में लग रहे हैं। साबिल कहता है अच्छा तो मैं ऐसा दिख रहा हूँ, आज बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। फिर वो कैरेज में बैठा था और सोच रहा था वो चेहरा, वो एक्सप्रेशन, वो रिएक्शन, इसका मतलब वो अफवाहें सच थी कि उसकी याददाश्त जा चुकी है। मुझे लगा था कि वो बस अफवाहें हैं लेकिन सच में वो उस दिन का सब कुछ भूल चुकी है, वरना उस वक्त वो बिल्कुल भी उस इंसान के सामने शांत नहीं रहती जिसने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करी थी। क्या इसका मतलब ये है कि गॉड ने मुझे दूसरा मौका दिया है, पहले जिस काम में मैं फेल हो गया था उसे मिटा दूं? ये मजेदार है, बहुत मजेदार है। इस बार मैं तुमको अपना बना कर रहूंगा एलिशिया। वो बिल्कुल भाग नहीं पाएगी, कोई बेवकूफी नहीं कर पाएगी।